खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन तालियां बजाई। अगरचे कि अमेरिका में हर एक के साथ करते रहे, ज़िया-उल-हक के साथ भी किया था क्योंकि ज़िया-उल-हक उनका लाडला था, वो अमेरिका के लिए जंग लड़ा था। मुशर्रफ के साथ भी किया था क्योंकि मुशर्रफ उनका लाडला था और वो उनके लिए जंग लड़ा था और उसके लिए उन्होंने 70,000 पाकिस्तानियों की मासूम जानों की कुर्बानी दी थी और पाकिस्तान को आज तक आग और खून की होली जो है उसी वजह से चल रही है यहाँ पर, क्योंकि मुशर्रफ ने ये हरकत की थी। लेकिन अब वो स्टैंडिंग ओवेशन बदल चुकी है। कैमरॉन मिंटर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा देखें अब हमारे लिए वागा से लेकर सिडनी तक इंपॉर्टेंट है, वागा के इस तरफ हमारे लिए कोई हैसियत और कोई मकाम, कोई चीज़ नहीं रह गई। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आखिरी रूस का सिपाही वहाँ से निकला था तो उसके अगले दिन जैसे ही अमेरिका की मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियाँ और यूनाइटेड नेशंस तक ने काबुल और कंधार और कोयटा और पेशावर से अपने दफ्तर बंद करने शुरू किए थे और हम पर सैंक्शंस लगनी शुरू हुई थी, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स बननी शुरू हुई थी, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम अमेरिका के दरवाजे पर झुके रहे। हमारे पास अमेरिका को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर तकरीर करते हुए ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा साथ दिया है, हम ये करते रहे हैं, हमने तुम्हारी इमदाद को अच्छी तरीके से खर्च किया है, हम कोलिशन सपोर्ट फंड मांगते हैं क्योंकि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी। आप तकरीर के अल्फाज देखें, आप अंदाजा करें। उसने कहा कि आज से 6 साल पहले जब कांग्रेस में हम आए थे हम 10वीं इकॉनमी थे, लेकिन इस वक्त हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। उसने कहा कि 46 ऑफ एवरी 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैपन इन इंडिया। ये भारत तरक्की कैसे कर गया हमसे ज्यादा, हमसे 7 गुना ज्यादा फौज पर खर्च करता है। हम अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो 7 रुपये खर्च करता है, हमसे ज्यादा बड़ी उसकी आबादी है। ये सब कुछ क्यों हो गया कि सिर्फ आईटी की जो उनकी एक्सपोर्ट है वो $150 बिलियन है, जो सऊदी अरब के तेल से भी ज्यादा है। किस लिए? ये कभी हमने अपने आप को गिरबान में झांक के देखा है? वापस मुड़ जाएं तो नरेंद्र मोदी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक आपको कोई एक वजीर आजम ऐसा नहीं मिलेगा, एक वजीर आजम ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी 1 इंच जमीन भी लंदन के अंदर हो। मैं लाल बहादुर शास्त्री के घर बनारस में गया हूं, वो घर हमारे किसी आम से छोटे से क्लर्क के घर से भी कम होगा। वो वजीर आजम रहा था, वजीर आजम की हैसियत से मरा था। गुलजारी लाल नंदा उनका वजीर आजम एक आम से जिसे कहते हैं किराए के घर में रहता था और उसके बारे में एक अजीब वगरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो किराया देने के काबिल नहीं था तो उसका सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा था लोग आगे। ये दरवेशी हमारे अंदर क्यों नहीं आई? इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कारोबार को सियासत बनाया और सियासत को कारोबार बनाया। किसी ने सरेमहल बनाया तो किसी ने एवन फील्ड्स बनाई। हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों के वारिस थे कि जिन्होंने 2 बड़ी बड़े आज़मों के अंदर 2 बड़े बड़े सल्तनत के ऊपर अपने वक्त की हुक्मरानी की थी। तो ना अबू बकर सिद्दीक का कोई सेक्रेटेरिएट नजर आएगा आपको, ना उमर इब्न खत्ताब का कोई सेक्रेटेरिएट नजर आएगा, ना उस्मान गनी का कोई महल नजर आएगा, ना सैयदना अली मुर्तज़ा का कोई महल नजर आएगा। ये हमने ये भुला कैसे दिया? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं सोबत साले तरा साले कुरत, सोबत ताले तरा ताले कुरत। हमारे साथ ये सूरत हुई कि हमने उन वेस्टर्नाइट कल्चर के अंदर रहते हुए हमने सोचा कि नहीं, बेहतरीन तो वही है जो रॉकफेलर बन सके, बेहतरीन वही है कि जो ओनासिस बन सके, बेहतरीन वही है कि जो जिंदगी के अंदर उसके बाद इतना पैसा हो कि कांग्रेस को खरीदने की काबिल हो सके। हमारा अलमिया बहुत बड़ा है, लेकिन इस अलमिया के अलावा खौफ की सूरत हाल ये है कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका एक इत्तेहाद कायम हुआ है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हम दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगे। गलत बात है कि वो कामयाब हों या ना हो। हौसला देने के लिए मैं कह सकता हूं कि आप बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन क्या सिर्फ हौसला इस कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है? आप हैरान होंगे, अगेंस्ट they reiterated the call for the concerted action against all UN listed terrorism group including Al-Qaeda, ISS, Daesh, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिंदुल मुजाहिदीन। ये कौन है? ये हमारे गिर्द फिर घेरा तंग किया जा रहा है। 1 साल पहले जो हम फैटफ से निकले थे और जिसके बारे में हम समझते थे कि हम एक बहुत बड़ी अच्छी सूरत में आ गए हैं, आज अमेरिका ने हमें अबंडन कर दिया। आज भी हमारे पास बहुत शानदार रास्ते हैं इस रास्ते को बेहतर करने के, और मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें पॉलिसी गाइडलाइन दी थी कि देखो, खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सीन, ये जो पाकिस्तान है इसकी तबाही भारत की वजह से होगी और भारत की तबाही चीन की वजह से होगी, इसलिए आप अपने तल्लुकात चीन से इस्तवार करें क्योंकि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर सके, खतरा मंडला रहा है। नरेंद्र मोदी जब जा रहा था तो मैंने एक बहुत अहम बात की थी कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक कंसेंसस है। भारत भी समझता है कि हम पाकिस्तान के हिस्से बकरे नहीं करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ऐसे ही रखने में हमारा मफाद है। अगर हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया तो फिर हमारे भी हिस्से बकरे होना शुरू हो जाएंगे, फिर पंजाब पंजाबियों के साथ जा मिलेगा, राजस्थान का मामला भी कुछ और हो जाएगा और कश्मीरियों का मामला भी कश्मीरियों के साथ मिलकर आज़ाद मूवमेंट के अंदर ढल जाएगा।
अमेरिका भी यही चाहता है कि हम एक ऐसी रियासत के तौर पर अफगानिस्तान, भारत, चीन के दरमियान रहें कि जो न जीती हो न मरती हो, जो सिसकती हुई हुकूमत हो, जो रोज कशकोल लेके हमारे दरवाजे के ऊपर। आज हमने अमेरिका के सफीर से कहा हमें IMF से पैसे ले दो, आज हमें फलां से कहा हमें पैसे ले दो, आज हमने उसकी मिन्नतें तर की, आज हमने अपने दोस्त ममालिक से कहा। ऐसी हुकूमत उनको चाहिए कि जो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तबाह हाल हो, जिसके कोने कोने में हालात बुरे हों और वो उनको संभाल ना सकें, और जिसकी माशी हालत ऐसी हो कि वो अपने पांव पर खड़ी ना हो सके। अब इंडिया और अमेरिका का मफाद मुश्तरक हो चुका हुआ है दो वजह से। एक वजह यह है कि इंडिया को उन्होंने चीन के मुकाबले में आजमा के देखा। आपको याद होगा कि जिस ज़माने में चीन के साथ उनकी लड़ाई शुरू थी तो पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से अमेरिका के साथ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो गए। जनरल बाजवा की साफियों के साथ तो मशहूर प्रेस जो गुफ्तगू है वो आपके सामने है। इंडिया उनसे फ्रॉड कर रहा था और हम उस झांसे में आ रहे थे, क्योंकि इंडिया समझता था कि मैकमोहन लाइन जो है, वो LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके ऊपर हमें कुछ सांस मिल जाए। लेकिन इंडिया वहाँ पूरी तरह चीन से हार गया। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा दे दिया। उनको अंदाजा हो चुका है कि इंडिया से हम चीन को नहीं लड़ा सकते, न चीन को इंडिया से लड़ा सकते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही मुल्क से लड़ने की तैयारी हुई है 75 साल से, और वो है पाकिस्तान। एक ही लोग कौम से वो नफरत करते हैं, वो है मुसलमान। एक ही लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने शहदा की और अपनी चीज़ों की जो है शानदार किस्म की ग्लोरीफाई किया हुआ है, उनको बेहतर बनाया। एक ही वाक़े को वो दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि हमने हथियार डलवाए थे पाकिस्तान के फ़ौज से, मशरक़ी पाकिस्तान के महाज के ऊपर। इसलिए आसान तरीका ये है कि चीन जो इस वक्त आना चाहता है अपने CPEC के रास्ते से, दुनिया से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उस CPEC के रास्ते को ख़राब किया जाए, बदम किया जाए, माशी तौर पर बदहाल किया जाए। उसका आसान तरीका है हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। ऐसी जंग जिसमें कुछ अरसे से कुछ दिले, फिर 4 दुनिया की ताकतें आएँ, ये एटमी ताकतें हैं, इनको इकट्ठा कर दो, फिर वो जंग की सूरत हाल में एक जंग तबाह बर्बाद कर सकती है हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी को। और उसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन चीज़ इस जंग के अलावा हमें ख़राब करने की ये है कि $20 अरब का मायदा चीन ने ईरान के साथ जहाबार और उसकी बंदरगाह के लिए कर दिया है। उसने अपने लिए अल्टरनेटिव रूट बना लिया है। हम कहाँ खड़े हैं? ना अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और ना चीन हम पर भरोसा कर रहा है। हमें अपनी जंग से फुर्सत नहीं। हम इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसको कितनी सीटें देनी है और किसने कितना आगे बढ़ना है और कौन अगले इलेक्शंस में आएगा और किसको हमने सियासत से आउट करना है और किसको हमने सियासत में इन करना है। यही हाल रहा तो इकबाल की वो बात कि वतन की फ़िक्र करना दाम क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे यहाँ से।